गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं शिवशंकर कुमार और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं स्मार्ट क्लासेस बाय शिवशंकर कुमार। और आज मैंने 12वीं कक्षा का हिस्ट्री चैप्टर 1 के प्रश्न को लेकर के आया हूं। आप लोग बारी बारी से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न कहता है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी होती है? हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी होती है? लोहे के, तांबे के, कांसे के या सेल खड़ी के? बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता की मुहरें जो बनी होती थी सेल खड़ी की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी की। इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि बानावली किस राज्य में स्थित है? बानावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में? बताइए इसका क्या सही हो जवाब होगा। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि हरियाणा में। बानावली किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। चलिए 3 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, ब्यास नदी, भोगवा नदी या रावी नदी? बताइए किस नदी पर स्थित है? बोलिए। तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोने का ज्ञान नहीं था, चांदी का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था, तांबे का ज्ञान नहीं था। किस धातु का ज्ञान नहीं था इनमें से? बताइए। बताइए इसका क्या होगा सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, लोहा। लोहे का ज्ञान नहीं था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्ण पाषाण युग, नव पाषाण युग, कांस्य युग या लौह युग? बताइए। बताइए। बताइए किस युग का था? इसमें जरा समझते हैं। पूर्ण पाषाण, पाषाण, पाषाण का मतलब होता है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। यानी कि पूर्ण पाषाण का मतलब होता है कि उस समय पूर्ण पाषाण युग के लोग पूर्ण रूप से अपने उपयोग में जो भी वस्तुएं या हथियार उपयोग में लाते थे वह पूर्णतः जो है पत्थर के बने होते थे। तो इस युग को क्या कहा गया? पूर्ण पाषाण युग। नव पाषाण युग, नव पाषाण युग, नव पाषाण युग का मतलब हो गया कि पत्थर के वस्तुओं के अलावा और भी अलग अलग वस्तुओं तथा हथियार का उपयोग करने लगे, जिसको नव पाषाण युग कहेंगे। कांस्य युग, कांस्य का मतलब जब कांसा, कांसा जो धातु होता है उसका उपयोग करना शुरू कर दिए तो उसको कांस्य युग कहते हैं। और लौह युग तो जानते ही हैं, लोहे का जब उपयोग करना शुरू कर दिया तो इसका आंसर होगा सी, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न
कहता है हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, व्यापार भी थी, कृषि पर थी, पशुपालन पर था या शिकार पर था। किस पर आधारित था हड़प्पा सभ्यता, बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ए, हड़प्पा सभ्यता जो थी उस समय व्यापार पर आधारित था। किस पर आधारित था? व्यापार पर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, विष्णु के करते थे, वरुण के, मातृदेवी या इंद्र की। किसकी उपासना? उपासना का मतलब होता है पूजा अर्चना। किसकी करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, बताइए। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसकी करते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, मातृदेवी की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? मातृदेवी की। 8 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, भोजन संग्रहालय सभ्यता, कबीलाई सभ्यता। बताइए क्या होगा। ग्रामीण सभ्यता मतलब गांव, शहरी सभ्यता शहर, भोजनालय संग्रह सभ्य मतलब कि भोजन को संग्रह करने का एक जगह, या कबीलाई। कबीलाई का मतलब होता है एक ही जाति के लोग एक जगह इकट्ठा होकर के जब रहते हैं कुटिया बनाकर, तो उसको कबीलाई कहते हैं, जिसको कबीला हम लोग बोलते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था, बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी शहरी सभ्यता थी। चलिए 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था या लोथल था? कौन था, बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में जो था मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी नगर था, सबसे बड़ा नगर। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने किया, बताइए। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने किया? अलेक्जेंडर ने, दयाराम साहनी ने, कर्नल वक्स ने या मैक्स मुलर ने? किसने किया था, बताइए। 10 नंबर सवाल का आंसर दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी या रावी नदी? किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्या विशेषता थी? नगर योजना व वास्तुकला या व्यापार, कला या पशुपालन? क्या इसकी मुख्य विशेषता थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बताइएगा। तो इसका सही जवाब होगा नगर योजना वास्तुकला। नगर योजना वास्तुकला आज के समय में जिस प्रकार से नगर यानी कि शहर का निर्माण किया गया है, जैसे बारिश होती है तो गली गली में पानी भर जाता है और गली टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर बना हुआ है। लेकिन उस समय आज से कितना पुराना, 500 700 1000 साल पुराना उस समय की जो सभ्यता थी, उस टाइम में लोगों ने जब शहर का निर्माण किया था तो प्रत्येक रोड का जो चौराहा होता था वह 90 डिग्री के कोण पर काटती थी और कभी भी रोड पर पानी जमा नहीं होती थी। उसके लिए समुचित नाला बना गया था। घर से छोटी नाली निकलती थी, उसके बाद उस नाली को फिर रोड के किनारे तो उससे बड़ी नाली में मिला दिया जाता था। उसके बाद वह नाली जो है बड़ी नाली में मिलती थी और पानी कभी भी रोड पर जमा नहीं होती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, नगर योजना वो वास्तुकला।
बहुत ही महत्वपूर्ण था। 13 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका, गणतंत्रात्मक? बताइएगा। राजतंत्रात्मक मतलब जहाँ राजा का राज होता है, गणतंत्रात्मक मतलब, लोकतंत्रात्मक का मतलब जो अभी है, अभी के समय। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही होगा नगर पालिका। नगर पालिका इसका सही आंसर क्या होगा? नगर पालिका। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था? बताइए। विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण या उपयुक्त में सभी? बताइए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में सही, क्योंकि कहा जाता है कि विदेशी आक्रमण हो सकता है कि उस समय विदेश के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के लोगों पर जो है आक्रमण किया होगा और यह सभ्यता समाप्त हो गई। या प्रकृति कारण, पृथ्वी में हलचल होने के कारण या तो बाढ़ आ जाने के कारण हो सकता है कि ये सभ्यता खत्म हो गया। मानवीय कारण, मानव के द्वारा जो है हो सकता है कि आपस में ही इनको ख़त्म कर दिया होगा। कुछ भी कारण हो सकता है, तो इसमें से उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कहता है 15 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है कहाँ से? बालूचिस्तान से, मोहनजोदड़ो से, या हड़प्पा से, या आलमगीरपुर से? कहाँ से मिलता है? ऐसा दृश्य देखने को कहाँ मिला है? बताइएगा। 15 नंबर प्रश्न बताइएगा। स्त्री से स्त्री के गर्भ से पौधे का जन्म, मतलब इस तरह का मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? कहा जाता है कि उस समय भी लोग जो थे प्राकृतिक का जो है संरक्षण करते थे, इसलिए इस प्रकार की मूर्तियाँ वो लोग बनाते थे कि पौधे जो है, पौधे ही हमारे संरक्षण कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हड़प्पा। इसका सही जवाब क्या होगा? हड़प्पा। हड़प्पा से जो है स्त्री के गर्भ से पौधे निकलता हुआ दिखता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थान पर उत्खनन शुरू हुआ था? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, धौलावीरा में या लोथल में? कहाँ पर जो सर्वप्रथम उत्खनन शुरू हुआ था? बताइएगा। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा ये, हड़प्पा में जो है सर्वप्रथम उत्खनन शुरू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी या बनमाली से? कहाँ से? तो इसका सही जवाब होगा, क्या होगा इसका सही जवाब? ए होगा, लोथल से। गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? लोथल से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से, रंगपुर से, सुतका, जेंडोर से या मोहनजोदड़ो से? कहाँ से? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा, क्या होगा सही जवाब? मोहनजोदड़ो। 19 नंबर प्रश्न कहता है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, किसने किया था? दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने या आर.एस. वशिष्ठ ने? किसने किया था? 19
तो इसका सही हो जाएगा सी, आर.डी. बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का उत्खनन शुरू किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए। सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी। बताइए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा सिंधु नदी। क्या होगा इसका सही जवाब? सिंधु नदी। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी। बताइए। तो इसका सही जवाब होगा बी, मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहता है लोथल जो है कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या पंजाब में? कहाँ स्थित है? बताइए। 22 नंबर प्रश्न, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्राचीन इतिहास का वर्णन किया गया है साहित्यिक स्रोत के आधार पर, विदेशी यात्रियों के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पर। बताइएगा। बताइए इसका क्या सही होगा जवाब? तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से सही। इतिहास जो है जो ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो भी इतिहास है, तो ये इतिहास जो है सारा इतिहास अनुमान पर आधारित है। मतलब साहित्य जो भी पुरानी साहित्य ग्रंथ जो लिखे गए हैं उससे जो प्रमाण मिलते हैं, उससे विदेशी यात्री के विवरण जो लिखा गया है किताबों में उसके आधार पर, या पुरातात्विक अवशेष मतलब उत्खनन के द्वारा जो भी अवशेष मिले हैं, जैसे कोई अभिलेख मिल गया या तो कहीं पर बिल्डिंग मिला या तो कहीं पर मतलब उत्खनन के द्वारा जो भी सामानें मिली उसके आधार पर ही इतिहास लिखा गया है। ऐसा नहीं कि उस समय के लोग जो हैं अभी के समय कैसे इतिहास पढ़ सकते हैं, मतलब उस समय का जानकारी उसको कैसे प्राप्त होगा। सामान जो भी उन्होंने देखा उत्खनन के आधार पर जो भी वस्तुएं मिली उस वस्तु को अभी के वस्तुओं से कंपेयर करके कहा गया कि हो सकता है कि इस वस्तु का उपयोग इस कार्य के लिए करते होंगे लोग। ऐसा नहीं कि 100% जो है सत्य ही है कि ऐसा ही होता होगा। अनुमान के आधार पर यह इतिहास लिखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या हरियाणा? कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। कहाँ स्थित है कालीबंगा? राजस्थान में। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोमन की सभ्यता, चीन की सभ्यता? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा सिंधु घाटी सभ्यता। किस सभ्यता में? सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अगला नंबर प्रश्न कहता है कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, सरस्वती नदी? सभ्यताएं जितनी भी थी नदी के किनारे बसी हुई थी। नदी के किनारे इसलिए बसता था ताकि उस समय अभी के भी समय में लोग वहीं बसते हैं जहाँ पर कि जल की उनको आपूर्ति हो सके। खेती के लिए भी पानी चाहिए, जीने के लिए भी पानी चाहिए, बिना पानी के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सभ्यताएं जो होती थी उस समय नदी के किनारे होती थी, जिसके कारण से उनको जल की आपूर्ति आसानी से हो जाती थी। तो बताइए कालीबंगा
किस नदी के किनारे था, बताइए। तो यह सरस्वती नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था? सरस्वती नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था, बताइए। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए। 27 नंबर। तो इसका सही जवाब होगा लोथल। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था लोथल था। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कोट दीजी से या राखीगढ़ी से, बताइए। नर्तकी की मूर्ति जो मिली है कहाँ से मिली है? नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। चलिए आगे चलते हैं। कहता है सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? नहीं था। मेसोपोटामिया से, ईरान से, अफगानिस्तान से या चीन से? किससे जो है सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध नहीं था, बताइए। 29 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। उस समय चीन कहाँ से आएगा? चलिए, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे, विष्णु थे, पशुपति महादेव थे या गणेश थे, बताइए। किसको वो जो है देवता मानते थे? पशुपति महादेव को अपना देवता मानते थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? हड़प्पा, चौहदड़ो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मृतकों का टीला। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंध का बाघ कहलाता था? सिंध का बाघ। सिंध का बाघ का मतलब होता है कि जहाँ अधिक उपज होता। कहाँ सबसे अधिक उपज होता था? मोहनजोदड़ो में। कहाँ सबसे अधिक उपज होता था मोहनजोदड़ो में। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है? सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों इसमें से कोई नहीं। जरा समझते हैं। मातृसत्तात्मक का मतलब होता है कि उस समय जो था घर का मालिक अभी के समय में कौन होते हैं? पिता। अगर किसी घर का मालिक पिता होता है तो पितृसत्तात्मक हो गया। अगर किसी घर का मालिक माता होगी तो उसको क्या कहेंगे? मातृसत्तात्मक। तो उस समय जो सिंधु सभ्यता के समय कौन सी स्वरूप था समाज का? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक या दोनों या इसमें से कोई नहीं? क्या होगा सही जवाब? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा मातृसत्तात्मक। मतलब उस समय जो था परिवार का जो नेता होता था, परिवार में जो मुखिया होता था, परिवार का जो मालिक होता था, माताएं होती थी। कौन होती थी? माताएं। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता
क्रीट की सभ्यता। बताइए क्या होगा सही जवाब 34 का। तो इसका सही जवाब होगा चीन की सभ्यता। क्या होगा इसका सही जवाब? चीन की सभ्यता। अगला नंबर प्रश्न कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? आयताकार, सॉरी, किस आकार का है? आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिभुजाकार। क्या होगा? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ना, त्रिभुजाकार था, इस तरह का। ये इस तरह का, तो ये क्या बन गया? त्रिभुज। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है 36 नंबर, किस सिंधु स्थल में महिला पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? लोथल में, सुतकोतड़ा में, या रोपड़ में, या बानावली में? कहाँ पर जो है पुरुष और महिला दोनों को एक साथ दफनाया गया है? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, रोपड़ में। रोपड़ में महिला और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, या लोथल से? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा बी, मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानगार कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। अगला नंबर प्रश्न कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी मोहनजोदड़ो और चौहदड़ो, हड़प्पा और लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा? जुड़वा मतलब एक जैसा, कौन सा था? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये दोनों एक जैसा शहर था, इसलिए इन दोनों को क्या कहा गया? जुड़वा राजधानी। क्या कहा गया? जुड़वा राजधानी। अगला नंबर 39 नंबर प्रश्न कहता है राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1920, 1921, 1922, 1923? कब मिला था? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा 1922। 1922 में मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि हाल में ही जूते हुए खेत का अवशेष कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से, रंगपुर से, लोथल से, या रोपड़ से? कहाँ से मिला है? तो इसका सही जवाब होगा कालीबंगा। कालीबंगा से जो है जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो इसका सही जवाब हो गया ए। अगला नंबर प्रश्न कहता है पशुपति महादेव की मुहर निम्न में से कौन से जानवर पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन से जानवर नहीं पाया गया है? हाथी, बाघ, शेर, भैंस? कौन सा जानवर जो है नहीं पाया गया है मुहर में? तो इसका सही जवाब होगा शेर, सी नंबर, शेर। शेर जो है पशुपति महादेव के मुहर में नहीं मिला है। अगला नंबर प्रश्न, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण मिले हैं? बताइएगा। शतरंज जो खेलता है आज के समय में, उस तरह का प्रमाण किस जगह से मिले हैं? तो इसका सही जवाब होगा लोथल से मिला है। अगला नंबर प्रश्न कहता है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा? प्रश्न को घुमा के सिर्फ पूछा गया है, बताइए। तो दयाराम साहनी जो है हड़प्पा में जो है उत्खनन करवाया। आज का यह अंतिम प्रश्न है।
बताइएगा, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, माधव वत्सल या रंगनाथ राव? किसने करवाया था बताइए। तो इसका सही जवाब होगा बी, राखालदास बनर्जी। किसने करवाया था? राखालदास बनर्जी ने। तो आज का यह अंतिम प्रश्न था। अगले दिन फिर जो है अगले चैप्टर को, इतिहास के अगले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को हम लोग लेकर के आएंगे। और इसी तरह से प्रत्येक चैप्टर वाइज रोज़ एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते जाएंगे। उसके बाद जब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर का हो जाएगा तो मिक्सअप क्वेश्चन को फिर लेकर के आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि मोटिवेशन मिले और आगे भी इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते जाइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी दोस्त जो भी 12th क्लास का तैयारी करते हैं वह भी इस वीडियो को देख सकें। तो आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।